everyone. Next topic is conformational and configurational isomers कि conformation isomers क्या होते हैं एंड configurational isomers क्या होते हैं. हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे और इसको देखेंगे कि इसमें हमारे कुछ टाइप्स भी होते हैं कन्फिगरेशनल आइसोमर्स की कि वो क्या टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस द कन्फिगरेशनल आइसोमर्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल BSc chemistry students. Okay, now we will start configurational isomerism. Now we will discuss what is configuration. Configuration क्या होता है? बेसिकली अरेंजमेंट होता है ये, the arrangement in space of the atoms or groups constituting a particular stereoisomers called its configuration. बेसिकली कन्फिगरेशन में क्या होता है, जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है स्पेस में यानी 3D रिप्रेजेंटेशन, तो क्या उसकी अरेंजमेंट होती है एक पर्टिकुलर, उससे क्या बनते हैं स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं, उसी को हम बोलते हैं कन्फिगरेशनल. कन्फिगरेशन के हम दूसरी तरीके से ये भी डेफिनेशन बोलते हैं, इट डिफाइन एज द अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप. इसमें बेसिकली क्या होता है, एटम और ग्रुप्स का अरेंजमेंट होता है अराउंड द सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम के अराउंड एटम्स और ग्रुप्स का क्या अरेंजमेंट है इन 3D स्पेस, और 3D और स्पेस इज कॉल्ड द कन्फिगरेशन. ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन है, इट डिफाइन एज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम जैसे कि एग्जांपल है हमारा टेट्राहेड्रल CH4. तो अगर मैं इसका देखूँ, ये सेंट्रल एटम है, इसके चारों ओर क्या है, हाइड्रोजन है, और इनकी अरेंजमेंट क्या है, टेट्राहेड्रल है. तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है, ये अरेंजमेंट होती है एटम और ग्रुप की अराउंड द सेंट्रल एटम इन 3D, मतलब 3D में हम बात कर रहे हैं, 2D में नहीं, 3D में बात कर रहे हैं कि स्पेस में क्या अरेंजमेंट होगी, तो दैट इज़ द कन्फिगरेशन. जैसे हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ये फिशर प्रोजेक्शन है. फिशर प्रोजेक्शन क्या होती है, जिसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस होती हैं और उनमें हम एटम्स को अरेंज करते हैं. ठीक है, तो अगर हम देखें, अगर मैं इसमें OH और H की पोजीशन को इंटरचेंज कर दूँ तो क्या होगा, हमारा नेक्स्ट जो है ये है स्टीरियो आइसोमर बन जाएंगे, HOH CHO और CH2OH. ये हमने फर्स्ट टाइम क्या करा है, फर्स्ट टाइम बॉन्ड को क्या करें हैं, दो बॉन्ड कांस्टेंट रखे हैं CH और CH2OH का, और हमने H और OH की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया है. तो बेसिकली इससे क्या हुआ, कन्फिगरेशन चेंज हो गया, मतलब हमारा एक नया कंपाउंड हो गया ये. अब ये सेम नहीं रहे, यानी कि हम ये बोल सकते हैं ये दोनों कैसे आपस में कन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर्स हैं, क्योंकि इसमें क्या है, नए कन्फिगरेशन हमारी राइज हो रही है ऑन एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ द टू एटम्स, दैट इज़ द कन्फिगरेशन. अगर हम ये हमेशा याद रखना, अगर मैं ऑड नंबर ऑफ कन्फिगरेशन करती हूँ, ऑड नंबर ऑफ कन्फिगरेशन, तो कंपाउंड की कन्फिगरेशन चेंज हो जाती है. चेंज कन्फिगरेशन मतलब जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम वन टाइम किया है दो बॉन्ड को इंटरचेंज, अगर मैं 2 टाइम्स करती हूँ, मान लो मैंने इसकी भी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, अगर मैं इवन टाइम करूँ, इवन टाइम्स ऑफ कन्फिगरेशन चेंज, अगर हम इवन टाइम करते हैं तो सेम कन्फिगरेशन रहती है, सेम कन्फिगरेशन. तो ये हमें याद रखना है कि इवन टाइम कन्फिगरेशन चेंज करने से कंपाउंड की कन्फिगरेशन चेंज हो जाती है. अभी हम देखेंगे बेसिकली कन्फिगरेशन हमारी 2 टाइप्स की होती है. तो अभी बस इतना याद रखो कि ऑड नंबर पे अगर हम चेंज कर रहे हैं एटम्स की पोजीशन, जैसे कि मैंने HOH को एक बार पोजीशन चेंज करी तो हमारा नया कंपाउंड बन गया. इसी तरीके से अगर मैं इसको भी करती तो हमारा 2 टाइम्स हो जाता तो सेम कंपाउंड मिल जाता है, यानी कन्फिगरेशन तब चेंज नहीं होती. अब हम इसके टाइप्स देख रहे हैं. कन्फिगरेशन के 2 टाइप होते हैं, दैट इज़ द रिलेटिव कन्फिगरेशन और एब्सोल्यूट. रिलेटिव से नाम ही समझ में आ रहा है कि रिलेट कर रहे हैं हम, 2 कंपाउंड होंगे और एक कंपाउंड की अगर हमें कन्फिगरेशन निकालनी है, रिलेटिव कन्फिगरेशन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंपाउंड हमारा है उससे रिलेट करके हम निकालते हैं, इसीलिए उसको रिलेटिव बोला जाता है. जबकि एब्सोल्यूट में कोई रिलेट नहीं करते हम, उसकी खुद की कन्फिगरेशन होती है, दैट इज़ द एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन. ओके, अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. देखो, रिलेटिव कन्फिगरेशन हमारी DL नोटेशन होती है, DL नोटेशन. कंपाउंड या तो D होगा या L होगा. अभी हम देखेंगे किस तरीके से होता है. एब्सोल्यूट में हम RS नोमेनक्लेचर की बात करते हैं.
RS नोमेनक्लेचर। अब ये RS नोमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम ब्रीफली मतलब एक्सप्लेन करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। और DL हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से DL कन्फिग्रेशन होती है। अब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव कन्फिग्रेशन। रिलेटिव कन्फिग्रेशन बेसिकली हमारा कहाँ यूज़ होता है? शुगर केमिस्ट्री में। शुगर जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम बोलते हैं शुगर केमिस्ट्री। जैसे बहुत सारे शुगर होते हैं हमारे, और सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है, तो ये सब शुगर केमिस्ट्री यानी कार्बोहाइड्रेट्स में यूज़ होता है बेसिकली DL कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पर हम वही देखेंगे। तो इस तरीके से कंपाउंड है, स्टैंडर्ड कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं। ये किसने दिया था? रोज़ोनफ ने दिया था, रोज़ोनफ। ये इसने साइंटिस्ट है जिन्होंने ये दिया था, और इन्होंने कंपाउंड लिया था स्टैंडर्ड, दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड। और ग्लिसरल्डिहाइड से ही क्या करा था? इनको रिलेट किया गया था। मेल हमने स्टैंडर्ड कंपाउंड ले लिया ग्लिसरल्डिहाइड, और ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसी से ही हम सारे बाकी अदर कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करते हैं। बहुत सारे हमारे शुगर कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर को हम इसी से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर हम देखें तो बेसिक कंपाउंड हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? इधर CHO होता है, दिस इज अ CHO, और यहाँ पर होता है CH2OH, और यहाँ पर हमारा एक H है और OH है, ठीक है। ये हमारा होता है ग्लिसरल्डिहाइड, दिस इज अ ग्लिसरल्डिहाइड। अब इसमें अगर हम देखें इस H और OH के रिस्पेक्ट में हम पोजीशन देखेंगे कि D कौन सा है और L कौन सा होता है। ओके, तो इसमें हम देखते हैं D कौन सा है और L कौन सा है। अब इसका हमने एक कंपाउंड बनाया, अगर मैं इसी की मिरर इमेज बनाऊँ तो क्या बनेगी हमारी? इस तरीके से बनती है, दैट इज CHO, H, OH और CH2OH। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊँ तो क्या बनेगा? दिस इज CHO, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ H और CH2OH। अब देखो जो यहाँ पर हम निकालते हैं रिलेटिव कन्फिग्रेशन, वो कैसे निकालते हैं? हम बेसिकली OH की पोजीशन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। जैसे अगर मेरा OH यहाँ पर इस कंपाउंड में अगर देखें तो OH कहाँ पर है? राइट साइड, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ठीक है। तो OH देखें तो राइट साइड है, और अगर हम OH के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे, ठीक है। कोई भी शुगर कंपाउंड है, रिलेटिव कन्फिग्रेशन हमारा हमेशा OH के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। अगर OH राइट साइड है तो हमारा क्या कंपाउंड हो जाएगा? D फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो हमारा OH लेफ्ट साइड होगा, दैट इज लीव होगी, L फॉर्म हो जाएगी, जिसको हम DL नोटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें किसने दी थी? रोज़ोनफ ने दी थी, और ये बताया था कि हमारा जो OH अगर राइट साइड होगा तो क्या होगा? D होगा, अगर OH हमारा लेफ्ट साइड होगा दैट इज L फॉर्म। तो यही था DL नोटेशन, जिसको हम रिलेटिव कन्फिग्रेशन बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या है, ये ध्यान रखना है हमेशा कि जो ये वाले ग्रुप्स होते हैं, ये वाला होता है, ये जो सबसे हाईली ऑक्सीडाइज्ड होता है, तो वो सबसे हमारा टॉप पर आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं CHO को यहाँ लगा दूँ, नहीं, CHO को हमेशा जो हाईली ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड होता है, हाईली ऑक्सीडाइज्ड फंक्शनल ग्रुप होगा, कंपाउंड होगा, वो हमेशा वो टॉप पर आएगा, और बाकी जो बचेंगे HOH यहीं पर ही आएंगे हमेशा, और ये हमारे इस जो बाकी ग्रुप होगा वो टॉप बॉटम में आएगा। अगर इस तरीके की पोजीशन नहीं दी हुई, इस तरीके का कंपाउंड नहीं दिया, तो हमें इसे रोटेट करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं, जैसे एक कंपाउंड ले लेते हैं और उसको देखते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हम देखेंगे यहाँ पर D और L के बारे में। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। एक होता है हमारा कैपिटल DL और एक होता है स्मॉल DL। ये जो DL है यहाँ पर डेक्स्ट्रोलीवो नहीं है, ये बहुत अच्छे से याद रखना। बच्चे इसको मिक्स कर देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। DL का मतलब होता है यहाँ पर, ये रिलेटिव कन्फिग्रेशन बता रहा है, दैट इज द रिलेटिव कन्फिग्रेशन। जबकि D और L हमें क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यहाँ पर D होता है डेक्स्ट्रो और L होता है हमारा लीवो, ठीक है। डेक्स्ट्रो यानी कि क्लॉकवाइज, और जबकि लीवो क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसको मिक्स मत करना।
कि DL हमारा यहाँ पर D और L का वैसे कोई सिग्निफिकेंस अलग से नहीं है, जैसे हम D को डेक्स्ट्रो और लीवो बोल रहे हैं, यहाँ पर D और L का वो मतलब नहीं है। यहाँ पर बस ये क्या बता रहा है, रिलेटिव कन्फिग्रेशन, यानी कि OH के रिस्पेक्ट में क्या हमारा विद रिस्पेक्ट टू OH क्या हमारी कन्फिग्रेशन है कंपाउंड की, वो हमारा कौन बताता है, DL। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके किस तरीके से D और L नोटेशन देखते हैं। अब मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है। अगर मैं इसकी D और L नोटेशन पूछूं तो आप क्या करोगे, सीधा OH देखोगे और यहाँ पर क्या बोलोगे कि OH हमारा लेफ्ट में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, जबकि ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीडाइज्ड फंक्शनल ग्रुप होता है वो सबसे टॉप पर आता है, जबकि यहाँ पर देखोगे तो बॉटम में दे रखा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट करके हमें इसको अरेंज करना होगा। ओके, तो हम रोटेट करते हैं। देखो कैसे रोटेट करेंगे, इसको 180 डिग्री से अगर हम रोटेट कर दें इस तरीके से, तो ये मेरा ऊपर आ जाएगा, ये नीचे। तो जब इसको रोटेशन करेंगे कैसे, इस तरीके से करेंगे। तो ऐसे अगर हम देखें तो CH ऊपर आ जाएगा, CH2OH नीचे आ जाएगा, और H मेरा कहाँ पर आएगा, इधर, और OH। इसको थोड़ा इमेजिन करना कि जैसे कि ये मेरे पास है, ये मार्कर है और ये है, यही तो हमारी कन्फिग्रेशन है। इस तरीके से ये मेरा यहाँ पर ये H है और ये OH है और ये CH2OH है, ये CHO है। अब मुझे इसे 180 डिग्री रोटेट करना है, तो हम कैसे 180 डिग्री रोटेट करेंगे, इस तरीके से। तो क्या होगा कि देखो ये H था, ये वाला H है, तो अब मैंने इसको 180 डिग्री इस तरीके से रोटेट करा, तो देखो H कहाँ पर आ गया मेरा, इधर की साइड, यानी लेफ्ट साइड आ गया। पहले हमारा इस तरीके से था, 180 डिग्री रोटेट करे, 180 डिग्री यानी जस्ट अपोजिट। तो ये अभी ऐसे था और मैंने इसको ऐसे कर दिया, सीधा था और उल्टा कर दिया, दैट इज़ अ 180 डिग्री रोटेशन। ओके, तो हमारा इस तरीके से अब हम इसकी DL नोटेशन देख सकते हैं। अब ये वॉच मेरा राइट में है, तो बेसिकली इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, D फॉर्म होगी। ओके, यानी कि D ग्लिसरॉल्डिहाइड है, नॉट L, ये आपको याद रखना है। देखो अब मेरे पास ये कंपाउंड है, ये क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना है कि ऐसे पोजीशन यहाँ पर हमारा इस तरीके से होती है, OH इधर लेफ्ट में होता है, बाकी सब इस OH यहाँ राइट में होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसको हमने फिशर प्रोजेक्शन में इस तरीके से दिखा दिया। अब हम देखते हैं ये D फॉर्म है या L फॉर्म है ग्लूकोज की, तो हमें सबसे नीचे वाला देखना होता है, ये जो OH है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो OH हमारा कहाँ है, राइट साइड में है, और बाकी सब सही लगा हुआ है, तो यानी कि ये D ग्लूकोज है। अगर मैं इसी की मिरर इमेज बनाऊंगी तो वो मेरी क्या बनेगी, D की मिरर इमेज हमेशा L बनती है, L की मिरर इमेज D बनती है। अगर हम इसकी मिरर इमेज देखें तो देखो कैसे बनेगी, ये मिरर है मेरा और मैंने इसको इस तरीके से लगा दिया, 1 2 3 4, तो CHO OH मेरा यहाँ पर है। मिरर में हमेशा याद रखना जो ये राइट साइड में वो इन लेफ्ट में हो जाता है। ठीक है, ये सारा मुझे यहाँ पर राइट में, अभी ये लेफ्ट में दिखेगा। ठीक है, ये H हो जाएगा, OH H H CH2OH, तो ये मेरी D फॉर्म थी ग्लूकोज की। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगी, L फॉर्म। तो ये हमारी क्या हो गई, रिलेटिव कन्फिग्रेशन, DL कन्फिग्रेशन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब देखो ये DL नोटेशन हमारी क्या होती है, इसमें थोड़ी लिमिटेशंस थी। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि किस में अप्लाई हो रहा था कि कायरल सेंटर होना चाहिए, है ना, इस तरीके से हमारा कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा कायरल सेंटर होंगे, या इस तरीके का कंपाउंड में हमारा ये लग रहा था, मतलब हर कंपाउंड में ये एप्लीकेबल नहीं था। मेनली किस में लग रहा था, शुगर केमिस्ट्री में। लेकिन जो हमारा एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन होता है वो हम हर तरीके के कंपाउंड में लगा सकते हैं, इसीलिए इसके बाद हमारा आया एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन। रिलेटिव कन्फिग्रेशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए, इसीलिए नेक्स्ट आया दैट इज़ द कान-इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम, या रूल बोल लो। और इस ये क्या होती है हमारी, क्या होता है, एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन। अब देखो ये जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज़ द RS नोमेनक्लेचर। ये हमारा क्या है, एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन, RS नोमेनक्लेचर, या फिर इसे हम बोलते हैं CIP रूल। 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने ये मिलके दिया है, दैट इज कान इनगोल्ड प्रीलॉग रूल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है।
उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। वो रूल्स क्या है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो ये हमारा फिशर में इसका अलग होता है, वेज एंड डैश में अलग होता है, तो हम हर तरीके के कंपाउंड को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके गर्ल्स, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अभी बस आप इतना ही समझे। एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन, सॉरी रिलेटिव कन्फिगरेशन, एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ, आप उसमें नेक्स्ट पार्ट में जाकर देख लीजिएगा। ओके, आई होप you like this video. Thank you and please like, share and comment.